क्या हुआ? होगा क्या, गिलास पर हाथ की पकड़ ढीली हो गई, छूट गया। तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? जाग तो रही हूँ मैं। जानता हूँ जाग रही हो, और ये भी जानता हूँ कि क्यों जाग रही हो। मैं तो अपने लाडले सपूत अभिलाष के लिए जाग रही हो, मेरे लिए नहीं। लेकिन उमा, कोई लाभ नहीं उस निकम्मे के लिए अपनी नींद गंवाने से। जाओ, सो जाओ। अभिलाष के लौटने का कोई समय तो होता नहीं, पड़ा होगा कहीं बेफिक्र। तुम तो सदा ऐसी वैसी बातें ही सोचते हो अपने बेटे के बारे में। बेटा, वो मेरा बेटा नहीं, बोझ है मेरे बूढ़े कांधों पर। औलाद को बोझ कहते, लाज नहीं आती तुम्हें? जवान बेटे को कोई लाज शर्म नहीं, फिर मैं तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। बुद्धि खो बैठे हो क्या? दिन देखते हो ना रात, बस जवान बेटे को कोसते रहते हो। जवान हो गया है तो क्या सहारा बन गया मेरा? और क्या इसी दिन के लिए मैंने उसे पढ़ाया लिखाया था कि बुढ़ापे में भी मैं ही इस घर को चलाता रहूं? क्या उसका कोई कर्तव्य नहीं? जानता है अभिलाष अपना कर्तव्य, पर क्या करे, उसके वश में तो कुछ है नहीं। उसके वश में तो केवल घूमना फिरना और मौज मस्ती करना है, सो वो खूब अच्छी तरह कर रहा है। पिता होकर भी नहीं जान पाए कि बेटा अक्सर भूखा प्यासा भटकता रहता है। तुम्हें तो चिंता ही नहीं उसकी। हाँ, जैसे उसे खूब चिंता है मेरी। दुबला हुआ जा रहा है मेरी चिंता में। तुम क्या समझो उसकी चिंता? 4 पैसे कमा कर ला सके इस घर में, बस इसी फिक्र में रहता है दिन रात। न ठीक से खाता है, न नींद भर सोता है। जहां भी नौकरी की खबर पाता है वहीं पहुंच जाता है। पर जवान भुजाओं को भी काम न मिले तो उसका क्या दोष? दोष तो मेरा है, जो मैं दिन रात मेहनत करता रहा उसे पढ़ाने के लिए। लेकिन उमा, अब मुझसे नहीं होगा। आ जाए तो फैसला कर देता हूं, या तो वो रहेगा इस घर में या मैं। भगवान के लिए ऐसी बातें ना निकालना मुंह से। वैसे भी रोती रहो, मैं नहीं मनाने वाला तुम्हें। और फिर ये रोना 1-2 दिन का नहीं, जीवन भर का है। रोती रहो। माँ, माँ। अभिलाष है, सुनो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ इस समय। आज भी देर हो गई माँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते। कल फिर सुबह घर से निकल जाना और आधी रात के बाद लौटना, बस। और तुमसे कुछ नहीं होगा। बाबूजी। कोई गलत बात कही मैंने जो ऊंची आवाज में बोल रहा है? ठीक है, आज आवाज ऊंची की तो कल बाप पर हाथ भी उठा देना। ऐसा नहीं है हमारा अभिलाष, वो तो। माँ, जाने भी तो, बाबूजी की तो आदत हो गई है मुझे फटकारने की। हाँ, मैं तो तुझे डांटता फटकारता हूं, और तू खूब पूरा कर रहा है माँ बाप की इच्छा। बरसों बीत, अर्थी पर चढ़ाएगा अपनी पहली कमाई। जा रहा हूं मैं अपने कमरे में। उमा, की आशाओं को पूरा नहीं करने दिया। मैंने जो सपने देखे थे वो भी समय की ठोकरों से चूर चूर हो गए। बाबूजी चाहते थे पढ़ाई के बाद मैं नौकरी करूं, गृहस्थी की गाड़ी को खींचने में उनकी सहायता करूं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। बाबूजी के रिटायरमेंट और मेरी बेकारी के कारण ही तो साधना को बेमेल विवाह करना पड़ा। साधना मेरी छोटी बहन।
अब बंद भी कर साधना, ये बेसमय की भैरवी। अभिलाष भैया, ये भैरवी नहीं, ये तो ओहो, जो भी हो बंद कर दे और जल्दी से 2 कप चाय बना दे। मेरा दोस्त सुरेंद्र आया है। लगता है तुम्हारे दोस्त सुरेंद्र को संगीत से दुश्मनी है। ठीक उस समय पहुंचता है जब तुम सितार के तारा तोड़ रही होती हो। वैसे भी तू संगीत से दूर ही रहा कर और रसोई घर में चूल्हा फूंका कर। तुम मुझे ऐसे घर भिजवा दोगे जहां मुझसे संगीत छिन जाएगा। लो, इसने तो चेहरा लटका लिया। अरे नहीं, मेरी लाडली बहन तो उस घर की बहू बनेगी जहां संगीत के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बस अब जल्दी से चाय हो जाए। संगीत की दीवानी थी साधना। दर्जनों मेडल और पुरस्कार हासिल किए उसने। सहज सरल और कांच के समान पारदर्शी व्यक्तित्व था उसका। पर मेरी बेकारी के कारण ही तो उसे बाध्य होना पड़ा बेमेल विवाह करने के लिए। उसके ब्याह के 2 बरस बाद मैं समझ पाया कि वो फूलों पर नहीं, कांटों पर चल रही है। अब बस भी कर साधना, सहा नहीं जाता मुझसे तेरा रोना। मुझे नहीं मालूम था कि तूने ये विवाह दिल पर पत्थर रखकर किया है। अगर मुझे मालूम होता तो भी तुम क्या कर सकते थे भैया। रिटायरमेंट के बाद बाबूजी ने जिस कारोबार में जीवन भर की जमा पूंजी लगाई वो सब डूब गई। फिर तुम्हारी बेकारे, मेरे लिए माँ की चिंता और घर की आर्थिक बदहाली, सब कुछ मेरे आंखों के सामने था। सच्चाई को मैं किस तरह अनदेखा करती। नहीं साधना, नहीं, सारा दोष मेरा है। मेरे ही कारण तू दुखी है। अगर मैं कोई कामकाज कर रहा होता तो तुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। अपनी इच्छाओं का गला घोटने की जरूरत नहीं पड़ती तुझे बहन। तेरा संगीत का तो नाम भी नहीं ले सकती अब मैं। चिढ़ है तुम्हारे जीजा को। संगीत उनके लिए एक हल्की और बाजारू चीज है। समझ गया साधना, सब कुछ समझ गया। मेरे ही कारण तू इस अन्याय का शिकार हो गई बहन। मैंने कभी नहीं सोचा था। कैसे सोचते? तुम तो सदैव मुझे सुखी देखना चाहते थे, लेकिन जो कुछ सोचा हुआ उसके विपरीत। पर सुरेंद्र के साथ अपनी पसंद का ब्याह कर सकती थी मैं। चाहते भी थे हम एक दूसरे को, पर उन्हीं दिनों बाबूजी को उस कारोबार में घाटा हुआ जिसमें उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी थी। कितना अधिक परेशान थे वे। यदि मैंने अपनी पसंद का ब्याह कर लिया होता तो शायद वे दोहरे आघात को सहन नहीं कर पाते। इसलिए माँ बाबूजी ने जो चाहा मैंने वही किया। आज तुमने पूछा तो भीतर का दुख जुबान पर आ गया। वैसे मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। आप लोगों को सुखी देखने के लिए तूने सभी दुख अपने गले लगा लिए। फिर भी तो सुख नहीं मिला तुम लोगों को। माँ बाबूजी की चिंता, तुम्हारी बेकारी, कुछ भी नहीं बदला। मेरे विवाह से भी दुखों का अंत नहीं हुआ। लेकिन भैया, तुम्हें मेरी सौगंध, माँ से कुछ ना कहना, नहीं तो। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। पर तू भी वचन दे कि अपना दुख दर्द मुझसे नहीं छिपाएगी। मुझे चिट्ठी लिखती रहेगी।
लिखेगी ना? चिट्ठी लिखती है साधना कभी कभी, पर छिपाती है अपना दुख दर्द मुझसे। लेकिन मेरा मन कहता है वो सुखी नहीं। समय के साथ साथ उसके दुख भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? दुखों की इस पगडंडी का क्या कभी अंत नहीं होगा? न जाने कितनी लंबी दूरी तय करनी है अभी। बाबूजी शिथिल हो गए हैं, मां सहमी सहमी रहती है, और मैं भी तो कुछ हासिल नहीं कर सका। न बहन को सुख दे पाया, न मां को, और न बूढ़े बाप का ही सहारा बन सका। अब तो सब कुछ असंभव लगने लगा है। पर एक समय था। वाद विवाद प्रतियोगिता का परिणाम। इस वर्ष भी पहले स्थान पर हैं अभिलाष। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक अभिलाष को। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रथम पुरस्कार एक बार फिर अभिलाष को। सारे पुरस्कार जीतकर भी गुमसुम बैठे हो। मुझे एक अवार्ड मिल जाता तो मैं तुम्हें शानदार पार्टी देती। अरे आशा, तुम? क्यों, तुम्हें मेरी उम्मीद नहीं थी क्या, या किसी और की प्रतीक्षा कर रही थी? मैं जानता था तुम आओगी, लेकिन और सब कहाँ हैं? प्रशांत, विवेक, अंजलि, राजू, सीमा। वे सब शाम को धावा बोलने वाले हैं तुम्हारे घर। लेकिन मैं शाम तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, इसलिए अभी चली आई। वैसे भी तुम मुझे अपने घर बुलाओगे नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम जब चाहो आ सकती हो। ये भी कोई बात हुई? तो फिर? मैं सोचती थी तुम किसी दिन मुझसे स्वयं कहोगे। चलो आशा, आज तुम्हें माँ बाबूजी से मिलाता हूँ, और मेरे नानू करने पर अधिकार पूर्वक मेरी बाह पकड़कर मुझे ले जाती। इतना अधिकार दे रखा है मुझे? कभी तुमने मेरे मन में झांकने का प्रयास किया होता तो ये प्रश्न नहीं करते। पर तुमने कभी मेरी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। सदैव एक दूरी बनाए रखने का प्रयास करते रहे हो। न कभी मेरे निकट आने की कोशिश की, और न मुझे अपने निकट आने दिया। छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, आगे क्या करने का विचार है? क्या बनोगे जीवन में? बहुत ऋण है मुझ पर, माँ के, बाबूजी के, बहन के। कुछ ना कुछ तो बनना ही होगा। फिर भी कुछ तो सोचा होगा। पढ़ाई खत्म हुई, मिडिल क्लास का हूँ, नौकरी की तलाश करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। जानती हूँ मैं, जीवन में सफलताएं तुम्हें नहीं तो और किसे मिलेंगी। मुझे पूरा विश्वास है सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट अभिलाष। थैंक यू आशा। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ इच्छा होगी वहाँ। तुम तो कहोगे नहीं बैठने। कहना जरूरी है तो लो, कह देता हूँ, बैठो। तो लो, बैठ जाती हूँ। ये क्या, तुम फिर गुमसुम हो गए? क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ प्रशांत, विवेक, अंजलि, वीनू, राजू सब अपने अपने शहर लौट जाएंगे। तुम भी न जाने इस शहर में रहोगी या कहीं और चली जाओगी। और तुम? जब तक कोई नौकरी नहीं मिल जाती, मुझे तो इसी शहर में रहना होगा। एक बात कहूं? कहो।
मुझे तुम्हारी योग्यता पर भरोसा है। फिर भी जरूरत पड़ने पर मेरे भैया से मिल सकते हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आइसक्रीम ड्यू है तुम पर। जल्द खिलाऊंगा, इसी साल। समय कितनी जल्दी बीत गया। देखते ही देखते बदल गया सब कुछ, लेकिन काम नहीं मिला मुझे। आज तक भटक रहा हूं मैं। पढ़ाई के बाद न जाने कितने इंटरव्यू दिए मैंने, लेकिन सब बेकार। फिलहाल तो कोई जॉब नहीं है मिस्टर अभिलाष। बैड लक। पिछले ही हफ्ते एक आदमी को अपॉइंट किया है। सर्टिफिकेट और मेडल तो बहुत हैं आपके पास, लेकिन बुरा न माने, हम हेल्पलेस हैं। नौकरी पाने के सारे प्रयास विफल हो गए। यार दोस्त छूटते जा रहे हैं। इस शहर में अब केवल सीमा रह गई है। कॉलेज के दिनों की साथी, मेरे दुख दर्द को समझने वाली। कभी कभी लगता है इस कमरे में मैं एक बेकार चीज की तरह पड़ा रहूंगा, पर इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना चाहिए। अगले महीने आशा के भाई विदेश यात्रा से लौटने वाले हैं। एक बार उनसे भी मिलने में कोई बुराई नहीं। तो तुम हो अभिलाष? जी। अरे अरे, खड़े क्यों हो? हैव ए सीट प्लीज। थैंक यू सर। हमारी बहन आशा अक्सर तुम्हारी तारीफ करती है। जी, वो बात यह है कि और पसंद भी करती है तुम्हें। मित्तल साहब, तब तो तुम भी उसे पसंद करते होगे। आशा तुम्हारी सिफारिश जिन शब्दों में करती है, उससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके मन में क्या है। देखो अभिलाष, मैं बातों को घुमा फिरा कर कहने वाला इंसान नहीं, दो टूक बात करता हूं। दिस इज माई पर्सनल स्टाइल। मुझे कोई आपत्ति नहीं। कैसे हो सकती है? एक सहज सरल आदमी को दूसरे सहज सरल व्यक्ति से कभी आपत्ति नहीं हो सकती। जस्ट मिनट। ओ श्योर। हेलो। हाँ हाँ, मित्तल बोल रहा हूं। अच्छा, हाँ, क्या नए कॉन्ट्रैक्ट से लाखों का फायदा होगा हमारी कंपनी को? दैट्स गुड। देखो भाई, ये सब तुम जैसे टैलेंटेड मैनेजर के कारण ही हुआ है। क्या? मेरी सूझबूझ? नहीं 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 नहीं। हाँ, अच्छा भाई, चलो मान लेते हैं। और हाँ, आशा कब लौट रही है? नहीं 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 नहीं, उससे कहना मंडे की फ्लाइट से आ जाए। तुम बुक करवा देना उसकी सीट। ओके? नमस्कार। फोन पर मैनेजर था। हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लाखों का, उसी की खबर थी। हाँ, तुम सुनाओ, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? मित्तल साहब, 3 बरस से बेकार हूं। जहां तक मेरी एजुकेशन का सवाल है
तो मैं जानते हो अभिलाष, हमारी नजर में तुम्हारी योग्यता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट कौन सा है? हमारी बहन आशा की पसंद। हाँ, यही सच है। हमारी आशा ने तुम्हारी सिफारिश की, हमारे लिए तो यही महत्वपूर्ण है। बोलो बोलो, कैसा जॉब चाहते हो तुम, और कितनी सैलरी की डिमांड है तुम्हारी? लेकिन काम काम तुम्हें मिलेगा तुम्हारी ही पसंद का। मैं आपका आशय नहीं समझा। आशय? देखो, आशा यह है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। काम नहीं करना पड़ेगा? हाँ, पर सैलरी मिलती रहेगी तुम्हें। आपकी बात मैं वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो भाई, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है। साल 6 महीने के लिए अगर तुम्हें बिना काम सैलरी दी भी गई तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और हम अपनी बहन आशा के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं मित्तल साहब। आप अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना स्वाभिमान नहीं खो सकता, कभी नहीं। नमस्कार। अभिलाष, अभिलाष, क्या है मां? ले बैगन का भरता और रोटियां खा ले, नहीं तो फिर भूखा निकल जाएगा। थाली अभी रख दो मां, जाते समय खा लूंगा। जैसी तेरी इच्छा, पर खा लेता तो चिंता घट जाती मेरी। तेरे बाबूजी कहाँ गए हैं बाबूजी? पड़ोस वाले नारायण बाबू के साथ कचहरी तक गए हैं, घंटे भर में लौट आएंगे। कितनी बार कह चुका हूं उन्हें नारायण बाबू के साथ न जाने दिया करो। 5-10 की लालच देकर कोई ऐसा वैसा काम न करवा ले। समझा चुकी हूं उन्हें, कोई गलत काम नहीं होगा तेरे बाबूजी से। तू खातिर जमा रख। जानता हूं, पर फिक्र भी तो लगी रहती है। अच्छा अभिलाष, उस दिन तू आशा के भाई से मिलने गया था, क्या कहा उन्होंने? वो तो नौकरी देने तैयार थे। एक ऐसी नौकरी जिसमें तनख्वाह तो है पर काम नहीं। ये तू क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूं मां। वे मुझ पर, मेरी बेकारी पर दया करना चाहते थे, लेकिन सम्मान छोड़कर तनख्वाह लेना मुझे स्वीकार नहीं, सो इनकार कर दिया मैंने। ठीक किया, किसी की दया और भीख नहीं चाहिए हमें। पर तू कहाँ जा रहा है? सीमा की दुकान पर मां। खाना तो खा ले। तुम टेबल पर थाली रख देना, लौट कर खा लूंगा। ये तुमने ठीक किया अभिलाष, जो आशा के भाई का प्रस्ताव ठुकरा दिया। हाँ, सीमा में बेकार हूं, पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाऊं। कहते तो तुम ठीक हो, पर बेकारी में कदम संभालना बहुत कठिन होता है। असंभव तो नहीं? हाँ, संभव और असंभव के अंतर में छिपी होती है हमारी कोशिश। आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो उसका लंबा अनुभव है मुझे। ये फोटो फ्रेम की दुकान, इसे शुरू करने से पहले मैं भी न जाने कहां कहां भटकती रही, लेकिन अब तो ये दुकान ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम तो जानते हो, कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही भैया भाभी को लेकर अलग हो गए थे। माँ ने दिन रात परिश्रम करके मुझे पढ़ाया लिखाया। न जाने कितने अरमान थे माँ के, कितने सपने थे, लेकिन वो सब बीता हुआ कल है। आज मैं अपने वर्तमान से खुश हूं, माँ खुश है। अब मैं बीते हुए कल को भूल जाना चाहती हूँ। शायद इसी में जीवन की सच्चाई है। अतीत जब तक परछाई की तरह हमारे साथ रहता है, हम वर्तमान को नहीं देख पाते और न भविष्य की राह सुझाई देती है। जानते हो अभिलाष, भैया ने अपनी पसंद के जिस लड़के के साथ मेरी सगाई करवाई थी, उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया। कब? 4 महीने पहले। लेकिन न तो मैं रोई और न ही निराश हुई। जीवन में बहुत कुछ झेला है, इसे भी सहन कर लिया। सीमा,
मैं समझता था शायद संसार में मुझसे अधिक दुखी और कोई नहीं, लेकिन जब तुम्हारे दुखों से तुलना करता हूं तो मेरे सभी दुख बौने नजर आते हैं। जो किसी दूसरे के दुख से नहीं जुड़ता अभिलाष, उसके लिए अपना ही गम सबसे बड़ा होता है। भैया के घर छोड़ने के बाद तो मुझे भी लगता था आत्महत्या कर लूं, छोड़ दूं इस संसार को। लेकिन उन्हीं क्षणों में माँ की सूरत आंखों के सामने आ जाती और मैं महसूस करने लगती कि माँ का दुख तो मुझसे भी बड़ा है। और बस इसी भावना ने मुझे आत्मघात से बचा लिया। पर कॉलेज छोड़ने के बाद तो तुमने औरों की तरह तलाश की नौकरी, उसकी भी एक दुखद कहानी है जिसे मैं भुला देना चाहती हूँ। तो फिर क्या याद रखना चाहती हो? जीवन की सच्चाई को। और सच क्या है तुम्हारे लिए? मेरा आज, मेरी ये दुकान। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं तो फिर तुम इस तरह चुप क्यों हो गए? कुछ कहना चाहता हूं। तो कहो ना। सीमा, मैं फोटो फ्रेम की तुम्हारी इस दुकान पर रोज आना चाहता हूं। बस इतनी सी बात? बात इतनी ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ मिलकर मैं भी अपने उस कल को भुला दूं जिसने मुझे दुखों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मैं एक नई मंजिल की तरफ बढ़ना चाहता हूं, एक ऐसे मार्ग से जुड़ना चाहता हूं जहां दुखों की पगडंडी समाप्त होती है। अभिलाष, ये तुम... हाँ सीमा, मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूं। जीवन में बहुत कुछ न जाने कहां कहां खो गया, पर एक तस्वीर है मेरी, सहेज कर रखी हुई। अभी तक फ्रेम नहीं मढ़ा है उस पर। शायद मेरी उस तस्वीर को... सीमा। हाँ अभिलाष, हाँ,